हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा। जावा जब बनाया गया, जेम्स गॉसलिंग ने जब जावा को डेवलप किया था 1991 में, तो जावा को डेवलप करने के साथ साथ जावा में कुछ फीचर्स अपग्रेड किए गए थे। वो फीचर्स कौन कौन से थे? वैसे तो बहुत सारे फीचर्स थे, बट कुछ कॉमनली फीचर्स हैं जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फीचर है ओपन सोर्स। ये पहला फीचर है जावा का। जावा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स क्या होता है अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था जावा का, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, इस पर अभी हम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। थर्ड, जावा सिंपल है। फोर्थ, जावा सिक्योर है। फिफ्थ, जावा रोबस्ट है। सिक्स, जावा पोर्टेबल है। जावा पोर्टेबल है। एंड सेवन, इट इज मल्टी थ्रेडेड। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये कुछ कॉमनली यूज्ड फीचर्स हैं जिसका यूज हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में, डेवलप करने में ये फीचर्स हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले फीचर से शुरू करते हैं, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है पब्लिक। इट मीन्स कि जावा की जो लाइब्रेरी है, जावा के अंदर जितनी भी क्लासेज एंड इंटरफेसेस हैं, वो सारे पब्लिक हैं। पब्लिक का मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूजर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम इन क्लासेस एंड इन इंटरफेसेस में कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम जावा की लाइब्रेरी में, जावा के प्री डिफाइंड फीचर्स में हम अपने नीड और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स हो, तो आप ये मान के चलो कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स। नेक्स्ट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझने से पहले आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं समझोगे तो फिर इंडिपेंडेंट समझने का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझने से भी पहले आपको प्लेटफॉर्म समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जनरली आपने रियल वर्ड में प्लेटफॉर्म सुना होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म। बस स्टैंड को भी, बस स्टैंड जहाँ पे बस रुकती है वहां भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? रेलवे प्लेटफॉर्म इज एन एनवायरमेंट वेयर पैसेंजर्स कैन पिक अप द ट्रेन, ड्रॉप द ट्रेन और वेटिंग फॉर ट्रेन। प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया, रेलवे प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया जहां पर यात्री, रेलवे यात्री ट्रेन का इंतजार कर सके, ट्रेन पे चढ़ सके, आसानी से ट्रेन से उतर सके। और प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे आजकल प्लेटफॉर्म पे कैफेटेरिया है, आप वहां पर लंच वगैरह, डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एक तरह का एनवायरनमेंट है, पैसेंजर्स के लिए एक एनवायरनमेंट है जहां पर हम ट्रेन से रिलेटेड सर्विसेज का यूज करते हैं।
प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म इज एन एनवायरमेंट वेयर आवर प्रोग्राम आर गोइंग टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट। प्लेटफॉर्म एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर हमारा प्रोग्राम डेवलप हो और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या हो गया? एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप हो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब एक बार इसे समझते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कैसे होती है, फिर हम इंडिपेंडेंट पर काम करेंगे। सबसे पहले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझते हैं। मान लेते हैं ये सी या फिर सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम है। सी या फिर सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम है। डन। आपने सी या सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम को लिखने के बाद, कोड को लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल। ओके। ठीक है। प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। अब कंपाइलर क्या होता है भाई? कंपाइलर इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। हम नेक्स्ट वीडियोज में इस पर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो सी एन सी प्लस प्लस का हमने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम को बनाने के बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ध्यान से सुनना। सी एन सी प्लस प्लस में क्या होता है? जब भी हम सी एन सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म से, जहां पर हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से वो इंटरेक्ट करता है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, जब हम सी एन सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमारा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, हेल्प लेता है। और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारा प्रोग्राम डेवलप हो रहा है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक फाइल बनाता है। जैसे अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर सी एन सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं, सी या सी प्लस प्लस का, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम सी एन सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो होता क्या है? अगर आप ये प्रोग्राम विंडोज में बना रहे हो, मैक में बना रहे हो, या फिर लिनक्स में बना रहे हो, तो ये उसके स्पेसिफिक फाइल बनाता है। मतलब अगर विंडोज में आप सी एन सी प्लस प्लस पर कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो आफ्टर कंपाइलेशन जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्स ई। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन इज एन आइडेंटिटी। आप मान लो आपको मैंने कोई सॉफ्टवेयर दिया, तो आप उस सॉफ्टवेयर को देखकर कैसे पता कर पाओगे कि ये सॉफ्टवेयर किस प्लेटफॉर्म पर चलेगा? ये याद रखना, अगर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन डॉट ई है इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप हुआ है। अगर उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन डॉट डीएमजी है तो समझ जाना वो सॉफ्टवेयर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप हुआ है। अगर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन डॉट आरपीएम है, अच्छा लिनक्स के भी अलग अलग वर्जन्स हैं। लिनक्स का जैसे उबंटू है, काली है, ठीक है। तो लिनक्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट आरपीएम। इसका फुल फॉर्म है रेड हैट पैकेज मैनेजर। डॉट आरपीएम एक्सटेंशन से लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे एंड्रॉयड का एक्सटेंशन है डॉट एपीके। अगर आपको एंड्रॉयड फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो आपके एप्लीकेशन का एक्सटेंशन डॉट एपीके होना चाहिए, एंड्रॉयड पैकेजेज। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक एक्सटेंशन है। अब ध्यान देना यहां पर, सी एन सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमने कंपाइल किया विंडोज में, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ विंडोज में चलेगा। आप मुझे बताओ क्या डॉट ई फाइल मैक में एग्जीक्यूट होगी?
कभी नहीं। डॉट टीएक्सई फाइल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। आई बात समझ में? कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या क्या डॉट डीएमजी विंडोज में एग्जीक्यूट होगा? कभी नहीं। क्या डॉट डीएमजी लिनक्स में एग्जीक्यूट होगा? कभी नहीं। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब सी एंड सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप किया तो वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एग्जीक्यूट होते थे और किसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट नहीं होते थे। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आप समझते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बन गया भाई? ऐसा क्या हुआ जावा में, ऐसा क्या फीचर ऐड ऑन किया गया कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना? अभी से समझते हैं। आई होप आप लोगों को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। जावा के जावा में हम मान लो कोई कोड लिखते हैं, कोई हमने प्रोग्राम लिखा जावा में, उसे हमने कंपाइल किया। एक और लेयर बनाते हैं यहाँ पर। ओके। एक और लेयर बनाते हैं यहाँ पर। ओके। मान लो हमने जावा के प्रोग्राम को, ये हमारे जावा का प्रोग्राम है, दिस इज जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया। कंपाइलर के जस्ट ऊपर जावा ने अपना खुद का एक एनवायरनमेंट तैयार कर दिया, दैट इज कॉल्ड जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और यहां पर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, जावा ने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया। बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। मान लो आप चाइना गए, आप चीन गए जॉब पर्पस से या स्टूडेंट वीजा पर पढ़ने गए, और आपको चाइना में किसी चाइनीज से लड़ाई हो गई या चाइना में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले आपकी हेल्प कौन करेगा चाइना में? सबसे पहले आपकी हेल्प करेगा इंडियन एम्बेसी। आप चाइना में किसी भी प्रॉब्लम में फंसोगे तो आपकी हेल्प करने के लिए चाइना में भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसी है। ठीक इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, वहां भी इंडियन एम्बेसी है। आप कनाडा गए, वहां कोई प्रॉब्लम हुई, वहां भी इंडियन एम्बेसी है। तो इंडियन एम्बेसी क्यों बनाया गया? ताकि हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो इंडियंस कम्युनिटी के लोग हैं, वो दूसरी कंट्री में भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको सारी सपोर्ट्स प्रोवाइड कराई जाए। ठीक इसी तरह जावा ने, जेम्स गॉसलिंग ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बना दिया। किसके लिए? विंडोज के लिए अलग, मैक के लिए अलग, और लिनक्स के लिए अलग। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंड बना लॉजिक की हेल्प से। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना जेआरई की वजह से, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की वजह से। जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप वर्ल्ड की किसी भी प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर डेवलप करो। ये तीन मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। या तो आप विंडोज में अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, या मैक में करोगे, या लिनक्स में करोगे। जावा के प्रोग्राम को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करो। मान लो आप विंडोज पर जावा के प्लेटफॉर्म को, जावा के प्रोग्राम को डेवलप करते हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने जावा का प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को कंपाइल किया। आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनती है यहां पर, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। आप जावा के प्रोग्राम को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप करो। जब भी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करोगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनती है वो है डॉट क्लास।
आप जावा के प्रोग्राम को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपाइल करो। आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनती है वो है डॉट क्लास। मतलब ये हुआ कि जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डेवलप करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप डेवलप करो, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट क्लास। क्या डॉट क्लास विंडोज का एक्सटेंशन है? नहीं, विंडोज का तो डॉट एक्सी है। क्या डॉट क्लास मैक का एक्सटेंशन है? नहीं, मैक का तो डॉट डीएमजी है। तो डॉट क्लास एक्सटेंशन है जावा के खुद के एनवायरनमेंट का, जेआरई का। और जावा ने हर प्लेटफॉर्म के लिए जेआरई दे दिया। जावा ने कहा आप डेवलप करो, विंडोज में कहीं भी डेवलप करो, बस आप अपने प्रोग्राम के साथ, अपने क्लास फाइल के साथ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ जेआरई को लेकर चले जाना। और जेआरई जावा ने सबके लिए बना दी। मतलब आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां इंडियन एम्बेसी है आपकी मदद करने के लिए। ठीक यही कॉन्सेप्ट जेम्स गॉसलिंग ने यूज किया होगा, और इसी का यूज करके इन्होंने जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया। मतलब जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट ना करके जावा के खुद के प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। अच्छा, जेआरई क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बता दूं। जेआरई जावा का रन टाइम एनवायरमेंट है, जिसके अंदर एक मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो जेआरई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जावा लाइब्रेरी एंड जावा वर्चुअल मशीन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के जेआरई बनाया गया। और जेआरई इसका जैसा कि नाम है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम पर एंड डेवलपमेंट टाइम पर, दोनों समय पे ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर? तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना, किसकी हेल्प से? जेआरई की वजह से। अच्छा, इसे मैं एक बार प्रूव कर देता हूं कि जब भी हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनती है वो डॉट क्लास होती है। ये देखो, हमने मान लो हमने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, नोटपैड ओपन करते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया क्लास, क्लास ने हमने दे दिया एनविक, ओपनिंग क्लोजिंग, सेव कर दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, स्ट्रिंग एसटी, डन, ओके। अब हमने एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, ओके, वेलकम टू एनविक इन्फोटेक, ओके। ये एक सिंपल सा मैसेज है, हमने इसे सेव एज करते हैं। मैं आपको इसे दिखाता हूँ, सेव एज कहाँ पर सेव करना है। तो मैं एक, ओके ठीक है, यहीं पर सेव कर लेते हैं। हमने एनविक जावा सोर्स फाइल बना रखा है ऑलरेडी, माई जावा बैच, ठीक है। हमने इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ओके। ओके ठीक है, ये माई जावा बैच फोल्डर में चलते हैं एक बार। ओके, न्यू, गो टू डेस्कटॉप, माई जावा बैच, ओके। यहाँ ऑलरेडी एक क्लास फाइल है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। अभी आपके पास बस सोर्स फाइल है, जावा का सोर्स कोड है। इसको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर देते हैं, डन। अब मैं जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने जा रहा हूँ, कंपाइल करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने लिखा जावा सी स्पेस, और हमने फाइल नेम प्रोवाइड कराया, देखना ध्यान से। हमने लिखा एनविक डॉट जावा। जैसे ही हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देखना, एंटर, आफ्टर कंपाइलेशन तुरंत एक फाइल जनरेट हुई। अब चेक करते हैं इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। कर्सर ले जाओ इसके ऊपर, क्या लिखा है? टाइप क्लास फाइल। तो ये प्रूव हो गया, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो आफ्टर कंपाइलेशन कौन सी फाइल बनी? डॉट क्लास। और ये क्लास फाइल जेआरई के डिपेंडेंट है। अब हम जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे, जावा एनविक, तो जेआरई हेल्प करेगा एंड आवर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। वेलकम टू एनविक इन्फोटेक। तो इस तरह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ।
आई होप आप लोगों को जावा का ये सेकंड फीचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा सिंपल। जावा सिंपल है। अब जावा सिंपल कैसे है? जावा के सिंपल होने का सबसे पहला रीजन है, जावा ओप्स को सपोर्ट करता है। एंड ओप्स रियल वर्ड को सपोर्ट करता है, रियल लाइफ की चीजों को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से जावा सिंपल है। अच्छा, सिंपल होने का एक और रीजन है, ये भी आप जान लो। जावा सिंपल है क्योंकि जावा सिंपल है इसलिए क्योंकि जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फीचर है जावा के अंदर। ध्यान से सुनना, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो सी प्लस प्लस में एक कॉन्सेप्ट होता था कंस्ट्रक्टर। जावा में भी है कंस्ट्रक्टर। अब इससे सिंप्लिसिटी का क्या रीजन है समझना। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता था, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम होता था सी प्लस प्लस में मेमोरी को क्रिएट करना, और डिस्ट्रक्टर का काम होता था जो मेमोरी क्रिएट हुई है उसको डिस्ट्रॉय करना। मतलब मेमोरी क्रिएशन एंड मेमोरी डिलीशन हमें दोनों साथ साथ करना होता था। अगर ऐसा आप नहीं करते, मान लो आपने सी प्लस प्लस में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो मेमोरी तो क्रिएट हो गई लेकिन मेमोरी क्लीन नहीं हुई। इससे आपका सॉफ्टवेयर हैंग करता या फिर करप्ट होने के चांसेस रहते। तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर हम बनाते थे ताकि मेमोरी भी क्लीन होती रहे। जावा सिंपल है क्योंकि जावा ने डिस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। जावा में डिस्ट्रक्टर नाम का कोई वर्ड नहीं है। जावा डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता। जावा ये कहता है कि आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, आप मेमोरी क्रिएट करो, मेमोरी डिलीट करने की जो प्रॉब्लम है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके लिए जावा ने ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर डिजाइन कर दिया। जावा की जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो मेमोरी क्लीनिंग है, वो ऑटोमेटिक होती है, डेवलपर को करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये एक रीजन है जिसकी वजह से जावा सिंपल है। नेक्स्ट फीचर है जावा का सिक्योर। जावा सिक्योर है भाई। अब जावा सिक्योर कैसे है? सिक्योरिटी के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला रीजन है सिक्योरिटी का पॉइंटर। सिक्योरिटी का पहला रीजन है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता है तो मैं बता दूं। पॉइंटर सी एन सी प्लस प्लस में बहुत यूज होता था। पॉइंटर का काम होता था किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखना। इसका यूज डेटा स्ट्रक्चर में बहुत होता था। एक ही मेमोरी पर मल्टीपल डेटा के कलेक्शंस को स्टोर करने का काम पॉइंटर करता था। पर पॉइंटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेमोरी के एड्रेस को दे देना। मतलब अगर आप पॉइंटर को कॉल करते तो पॉइंटर एग्जैक्ट एड्रेस देता था जहां पर हमारा डेटा स्टोर है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है और आप अपने घर का पता बता दो मुझे। तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई कि आप एक अननोन पर्सन को या किसी स्ट्रेंजर को आप अपने घर का पता बता दे रहे हो। तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटर वीक पॉइंट था प्रोग्रामिंग का। जावा ने इसको हटा दिया। जावा में पॉइंटर नाम का कोई वर्ड नहीं है। जावा पॉइंटर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो जावा में पॉइंटर नहीं होता। सिक्योरिटी का ये पहला रीजन है। बहुत सारे पॉइंट हैं सिक्योरिटी के, दो मैं बताता हूँ। सेकंड है आपका बाइट कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड is the 16-bit unique and universal set of optimization code। बाइट कोड 16 बिट का यूनिक एंड यूनिवर्सल, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अल्फाबेट, जितने भी नंबर सिंबल्स थे, सबको मिला के उनको कंप्रेस करके, कोई एल्गोरिदम यूज हुआ होगा कंप्रेस करने में, उसको कंप्रेस करके बाइट कोड डिजाइन किया गया। बाइट कोड बहुत ही सिक्योर है क्योंकि इसको डिजाइन करने के लिए यूनिकोड सिस्टम का यूज किया गया। सेकंड, बाइट कोड होता कहाँ है ये जान लो। बाइट कोड होता है आपकी डॉट क्लास फाइल में। ये जो डॉट क्लास फाइल आप देख रहे हो, आप इसे ओपन करो, ये होता है बाइट कोड। कभी शायद आपने डॉट क्लास फाइल ओपन ना की हो, आज मैंने आपको ओपन करके दिखा दी। दिस इज बाइट कोड, ये आपका बाइट कोड है। तो बाइट कोड के अंदर क्या होता है? ये एक इनक्रिप्टेड कोड है।
बाइट कोड को आप पढ़ भी सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको पढ़ने के, बट इसकी सिक्योरिटी देखना। अभी मैं जावा के प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, कंपाइल किया, रन किया, इट्स वर्किंग। हमने रन किया, ये रन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बाइट कोड में कोई छेड़खानी की, छेड़खानी इन द सेंस कि अगर आप, चेंजेस तो दूर की बात है, अगर आप एडिट भी करते हो, जैसे अभी ये क्या लिखा हुआ है, आईओ, आई एंड ओ, आपको लगता है ये क्या लिखा हुआ, जावा, आपको लगता है जावा है, ठीक है, हमें दिख भी रहा है जावा है, बट इसका जो मशीन कोड है इट्स टोटली डिफरेंट। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है जावा, मैंने ए को हटा दिया, फिर से मैंने ए लिख दिया, क्या मैंने कोई चेंजेस किए? नहीं। ए लिखा था, मैंने भी अपने कीबोर्ड से ए लिख दिया, हमें लगता है हमने चेंजेस नहीं किया। मैं इस कोड को सेव कर रहा हूँ, अब मैं जावा के प्रोग्राम को रन करने जाता हूँ। जावा और क्लास का नाम, एंटर। ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, देख लो, लिंकेज एरर, क्योंकि हमने बाइट कोड के एक कैरेक्टर को कस्टमाइज कर दिया। हमें लग रहा है हमने चेंज नहीं किया, एक्चुअली ये जो बाइट कोड डिजाइन है ये यूनिकोड सिस्टम का यूज हुआ है, और हमारा कीबोर्ड सपोर्ट करता है आस्काई कोड को। यहाँ पर जो ए है, इसकी मशीन वैल्यू अलग है, और हमने जब अपने कीबोर्ड से ए दे दिया, ये तो हमने आस्काई कोड में इनपुट कर दिया, इसकी मशीन वैल्यू चेंज हो गई। तुरंत जेवीएम ने इसे पकड़ लिया, और तुरंत इसने मना कर दिया कि ये हमारी फाइल नहीं है, आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बाइट कोड सिक्योर होता है, कभी भी बाइट कोड में कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं। तो ये बेसिक सिक्योरिटी है जावा की। बाकी एडवांस लेवल पर और बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रोबस्ट, अगला फीचर है जावा का रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब जावा स्ट्रॉन्ग है। अब जावा स्ट्रॉन्ग कैसे है भाई? अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, तो कैसे पता चलेगा आप स्ट्रांग हो? बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई पीटना स्टार्ट करे, ठीक है, जब तक आप ये ना बोल दो कि नहीं भाई, अब तो मैं स्ट्रांग नहीं हूं। तो स्ट्रांग का पैरामीटर यही है, हम मार के पीट के तोड़ के देखते हैं, तब पता चलता है स्ट्रांग है या नहीं है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे प्रूव करोगे कि ये स्ट्रांग है? ध्यान से सुनना, ये मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ सी से। मान लो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखा, आपने सी या सी प्लस प्लस का सी से कंपेयर करते हैं, मान लो आपने सी में कोई कोड लिखा, आपने कोड में अपने इतने फंक्शंस बनाए, पहला फंक्शन सही है, मान लो इतने फंक्शंस बनाए, और आपने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, और ये कोड आपने लिखा है सी में, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में आपने कोई कोड किया, कोड एग्जीक्यूट किया, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, थर्ड फंक्शन, ठीक है, एंड फोर्थ फंक्शन, फोर फंक्शंस हैं, आपने पहले को एग्जीक्यूट किया, हो गया। सेकंड फंक्शन में कुछ लॉजिकल एरर आ गए। तो सी में क्या होता था कि अगर हमारे किसी भी फंक्शंस में या किसी लॉज रन टाइम पर किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो प्रोग्राम उसी लाइन से टर्मिनेट हो जाता था, उसी लाइन से क्या हो जाता था, टर्मिनेट। मतलब अब हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने 2000 लाइन का कोड लिखा है सी में, और एक लाइन की छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आपके 2000 लाइन का कोड ना एग्जीक्यूट हो, ये तो बहुत गलत बात है। आपने इतनी मेहनत की, और एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, एक लॉजिकल एरर की वजह से आपका पूरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट स्ट्रांग। जावा में ऐसा क्या हुआ कि जावा स्ट्रांग बन गया? ध्यान से देख लो, मान लो आपने जावा में कोई कोड लिखा, जावा में भी आपने मल्टीपल फंक्शंस डिजाइन किए, 1 2 3 4 एंड 5 फंक्शंस बनाए, और ये आपने बनाया जावा प्रोग्रामिंग में, जावा
प्रोग्रामिंग, ये आपने जावा प्रोग्रामिंग्स में बनाए। तो ध्यान से सुनना। मान लेते हैं फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड लाइन में यहां भी प्रॉब्लम आ गई। तो सेकंड लाइन में जावा में भी अगर किसी भी लाइन में कोई लॉजिकल प्रॉब्लम है तो प्रोग्राम उसी लाइन से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वही रूल है। बट जावा ने क्या कहा, जावा ने कहा कि अगर हमारे छोटे से लॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है तो ये तो सही बात नहीं है। तो जावा ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। जावा ने जो एरर्स थे उनको कैटेगराइज किया। जावा ने कहा कि अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर कोई प्रॉब्लम आती है सो दिस इज नॉट एरर। एरर एक ही डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन एरर। अगर आपका वर्चुअल मशीन ही करप्ट हो जाता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज जावा ने कहा कि रन टाइम पर आने वाली प्रॉब्लम्स को हम एरर नहीं बोलेंगे। जावा ने उसको एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। जावा ने उसको एक नाम दिया, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन विच अकर इन आवर प्रोग्राम एट रन टाइम। एक्सेप्शन एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन है जो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन टाइम पे आता है, रन टाइम पर आता है। जावा ने कहा कि रन टाइम पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे एक्सेप्शन बोलेंगे। और जावा ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया। मैं एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक सड़क से जा रहे हो, बाइक से या स्कूटी से, और सड़क में सामने एक छोटा सा गड्ढा आ गया। एक सड़क में गड्ढे होते ही हैं। मान लो सड़क में एक छोटा सा गड्ढा आ गया, तो आप क्या करते हो, अपनी बाइक और स्कूटी वहीं रोककर गड्ढे को भरने का काम करते हो? नहीं, आप तुरंत अपने बाइक और स्कूटी का हैंडल घुमाते हो और साइड से आगे निकल जाते हो। जावा ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। जावा ने कहा कि अगर रन टाइम पर हमारे कोड में एक छोटा सा गड्ढा आ रहा है या एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। जावा ने कहा दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। आपको थोड़ी पता था कि सामने गड्ढा आ जाएगा, यू जस्ट जंप इट। आप उसको जंप करो और आगे बढ़ जाओ। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि रन टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व कर दिया गया, नहीं। उस प्रॉब्लम को बाईपास करके आप आगे बढ़ गए, जंप करके आप आगे बढ़ गए। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन काम है हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेशन से बचाना। जावा इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि जावा ये कहता है कि आपने अगर अपने कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखा है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर आने वाले लॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस वजह से एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर की वजह से जावा स्ट्रांग है, रोबस्ट है। आई होप आप लोगों को जावा स्ट्रांग क्यों है समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फीचर है हमारा मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है मल्टी, पहले तो थ्रेड का मतलब जान लो। थ्रेड का मतलब हिंदी में होता है धागा। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है बहुत सारे धागे। वैसे मल्टी थ्रेडिंग जावा का बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आगे इसे कवर करेंगे। अभी समझ लो, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यहां पर है मल्टीटास्किंग से। मतलब जावा में मल्टी थ्रेडिंग भी एक फीचर है। इस फीचर की हेल्प से हम जावा में मल्टीटास्किंग बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। जैसे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप देखते हो, मान लो आप व्हाट्सएप में किसी से चैट कर रहे हो और चैट करते टाइम पर ही किसी का कॉल आ जाए, व्हाट्सएप कॉल, तो क्या चैट करना, जो चैट करने वाला टास्क है, क्या वो बंद हो जाता है? नहीं, आप चैट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू किसी और से बात भी कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक ही टाइम पर एक ही एप्लीकेशन में हम दो अलग अलग टास्क कर रहे हैं, किसी से चैट भी कर रहे हैं और किसी से कॉल पर बात भी कर रहे हैं। तो जावा में ऐसे सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे आगे चल के कि जो मल्टीटास्किंग बेस्ड हो। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड। ये मल्टी थ्रेडेड फीचर है। लास्ट फीचर है जावा का पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है
पोर्टेबल का मतलब होता है हम इजिली कैरी कर सकें वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जावा इज द पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी हेल्प से हम जावा के प्रोग्राम को एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में इजिली कैरी कर सकते हैं, हमें किसी थर्ड पार्टी सपोर्ट्स की जरूरत नहीं। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। तो ये जावा के कुछ बेसिक फीचर्स थे। इन्हीं फीचर्स के साथ जावा को मार्केट में लॉन्च किया गया और जावा वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। तो इस सेशन में इतना ही। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम जावा के ट्यूटोरियल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।